दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है इंडिया का सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट यानी कि आईपीएल का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, आज आईपीएल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट प्रीमियर लीग बन चुका है और दुनिया का 6th लार्जेस्ट ऑल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बन चुका है इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। आईपीएल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला टूर्नामेंट बन चुका है और सेकंड हाईएस्ट टूर्नामेंट है, सेकंड सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा सैलरी दे रहा है। देखिए दोस्तों, आज आईपीएल इंडिया में यानी कि क्रिकेट इंडिया के अंदर एक जुनून है, एक दीवानगी है और जब ये आईपीएल स्टार्ट होने वाला होता है दोस्तों, तो लोग अपना काम बंद कर देते हैं, जल्द से जल्द अपने काम धंधे, खेती, दुकान से घर पहुंच जाते हैं ताकि वो मैच देख सके। जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला होता है तब हम हमारे सारे काम बंद करने के साथ साथ मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, मैसेज बंद कर देते हैं, मेल करना बंद कर देते हैं, इवन हम हमारे दोस्त रिश्तेदार के घर जाना बंद कर देते हैं, उनको अपने घर बुलाना बंद कर देते हैं। जब हमारा मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो हम खाना भी अवॉइड कर देते हैं ताकि हम ओपनिंग को अच्छी तरीके से देख सके। और जब दोस्तों आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इवन यहां तक कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन लीडर्स जो होते हैं, जो इलेक्शन का कैंपेनिंग करते हैं, रैलीज करते हैं, उनको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है आईपीएल के दरमियान। इतनी सफलता, इतनी लोकप्रिय है आईपीएल और इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा इसे वॉच करते हैं, लोग देखते हैं आईपीएल को। इतनी सफल टूर्नामेंट बन चुकी है, केवल इंडिया ही नहीं, इसका जादू पूरे दुनिया के अंदर छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप आईपीएल के बारे में ये जानते हैं कि आईपीएल आज इतनी सक्सेसफुल है, लेकिन जब इसको शुरुआत की थी, इनको जिन्होंने देखा था, इनका विजन जिन्होंने देखा था, ललित मोदी जी और उनके साथ कुछ ऐसे बीसीसीआई के मेंबर्स भी थे जिन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आईपीएल को जब शुरू किया था उससे पहले इस प्रोजेक्ट को बार बार रिजेक्ट कर दिया था बीसीसीआई के कुछ ऐसे मेंबर्स ने, ये कह के कि अगर इस टूर्नामेंट को इंडिया में दिखाया गया तो ये सुपर फ्लॉप टूर्नामेंट हो सकता है, एक भी व्यूअर्स इसे देखेगा नहीं और इसके पीछे जो भी पैसा लगाएगा उनके पैसे भी जाएंगे और बीसीसीआई से कोई पैसा कमा नहीं पाएगी। तो इस तरह के टूर्नामेंट की इंडिया में कोई जगह नहीं है, यह कह के बार बार इस टूर्नामेंट को रिजेक्ट करते गए। लेकिन ललित मोदी जी और कुछ ऐसे भी थे बीसीसीआई के मेंबर्स जो विजनरी लोग थे, जो बार बार रिजेक्शन के बाद भी उनको पता था कि यह प्रोजेक्ट में कितना दम है और एक बार इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो ये कितना सफल हो सकता है। तो दोस्तों, ललित मोदी ने और कुछ बीसीसीआई के मेंबर्स ने मिलकर इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी का यूज किया और इतनी अच्छी तरीके से आईपीएल को इंप्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर। और देखते ही देखते जब आईपीएल की शुरुआत की गई तो किसी को भी, इवन ऑडियंस को भी नहीं पता था, बीसीसीआई को भी नहीं पता था, प्लेयर्स को भी नहीं पता था कि इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट होने जा रहा है। और पहले ही मैच से, पहले ही दिन से आईपीएल छा गया और आज तो आईपीएल दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा तो ललित मोदी जी ने कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज किया गया, किस तरीके से आईपीएल को प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आईपीएल को लाने के लिए, ये आज मैं आपको केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन केस स्टडी है हर एक वो इंसान के लिए जो क्रिकेट प्रेमी है। आपको भी पता चले कि आईपीएल आज हम जो इतनी मजे से देख रहे हैं, इसको शुरू करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। और अगर आप यंगस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हम इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हम भी हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करें तो हमारा बिजनेस भी कितना सफल हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब आईपीएल की शुरुआत कैसे होती है, ये बहुत मजेदार है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 12 से 15 मिनट का आपको ये वीडियो दिखेगा, लेकिन कमाल का वीडियो होने जा रहा है। देखिए, अब हुआ यूं दोस्तों कि आईपीएल का जो प्रोजेक्ट था ये ललित मोदी साहब के पास तो बहुत पहले से था। हमारी शुरुआत आईपीएल के 2007 में फाउंडेशन रखा गया और 2008 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई, राइट। लेकिन मोदी साहब के पास ये 3 साल पहले से प्रोजेक्ट बन चुका था। अब जब ये मोदी साहब, ललित मोदी जी और कुछ ऐसे मेंबर्स थे, जब ये बीसीसीआई के सामने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे थे तो सारे के सारे बाकी के मेंबर्स थे वो इसे रिजेक्ट कर देते थे, ये कह के कि ये फेल है, इंडिया के अंदर क्लब सिस्टम चलेगा ही नहीं और इस तरीके की टूर्नामेंट इंडिया के अंदर अगर लाते हैं और नहीं चलेगी तो हमारी जग हंसाई हो जाएगी और फिर इतना पैसा भी नहीं है बीसीसीआई के पास कि ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे पैसा लगाकर वेस्ट करा जाए। अब दोस्तों, ये कह के इस टूर्नामेंट को टाला गया। अब दोस्तों, हुआ यूं, आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई। अब 2005 से लेकर आप 2007 को देखोगे तो उस समय के अंदर क्या होता था, टेस्ट मैचेस और वनडे के अंदर व्यूअर्स कम हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, लोगों को देखने का इंटरेस्ट कम हो रहा था क्योंकि अब तो क्या होता था कि अटेंशन स्पैम भी लोगों का कम हो रहा था।
एक पूरा दिन लोग क्रिकेट देखते थे वनडे का और 5 दिन टेस्ट देखते थे, तो व्यूअर्स इतने कम हो रहे थे। अब तब हुआ यूं कि 2020 बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और हम रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीते थे 2020 का, तो लोगों को 2020 का बहुत ज़्यादा क्रेज था, हमने पहले ही वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो दोस्तों ये देखकर देखिए बीसीसीआई और ललित मोदी जी ने तो आईपीएल को लॉन्च नहीं किया, लेकिन एक और शख्स था इंडिया के अंदर जो बहुत टैलेंटेड था, जबरदस्त बिजनेस माइंडेड था, वो थे दोस्तों सुभाष चंद्रा जी। जी हाँ, जी एक्सेल ग्रुप के मालिक, जी हाँ जी टीवी आप जो देखते हैं ना उनके मालिक। उन्होंने क्या किया, देखा कि यार 2020 की टूर्नामेंट्स तो बहुत अच्छी चल रही है, तो जी स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने एक स्पोर्ट्स का आयोजन किया, एक क्लब सिस्टम का आयोजन किया, वो था आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। और दोस्तों ये क्रिकेट टूर्नामेंट उन्होंने किन लोगों को साथ में रखकर स्टार्ट किया गया, कपिल देव जी जो वर्ल्ड कप के हमारे प्लेयर्स थे, जो हम लोगों ने ना 83 में जीते थे, कपिल जी, मदन लाल, उसके बाद ब्रेन लारा, इंजमाम, यूसुफ योहाना जैसे भी प्लेयर्स थे, इनको लेकर ये टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। अब देखिए दोस्तों, जब आईसीएल स्टार्ट किया गया, 2020 टूर्नामेंट्स, क्लब बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो टॉक ऑफ द टाउन होने लगा, पेपर्स के ऊपर छाने लगा, सारी न्यूज पे आने लगा। और जी टीवी के पास जी न्यूज खुद का था, तो जबरदस्त न्यूज दिखाने लगे और जबरदस्त हाइप क्रिएट करने लगे। अब आईसीएल की दीवानगी जब लोगों को, अब इंडिया के अंदर ये पहली बार ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा था, तो लोगों को क्यूरियोसिटी जगने लगी, लोगों को इंटरेस्ट लगने लगा कि यार ऐसा भी टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब ये देखकर दोस्तों, अब ये जो हमारी बीसीसीआई थी ना, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया, हम क्रिकेट हम खेल लगा रहे हैं और यहां पे सारा का सारा मजा सुभाष जी लूट रहे, यानी कि पब्लिक को अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और अगर आईसीएल एक बार, यानी कि जी वालों ने जो ये टूर्नामेंट रखी थी आईसीएल, ये अगर एक बार सफल हो गई तो लोग वनडे या टेस्ट देखना बंद कर देंगे। तो अब बीसीसीआई को अब मोदी याद आ गए, कौन, ललित मोदी याद आ गए कि यार ललित मोदी भी तो इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आया था। फिर ललित मोदी को बुलाते हैं, ललित मोदी से बैठकर पूरी आईपीएल के बारे में चर्चा करते हैं कि तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। अब जो ललित मोदी ने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना दोस्तों, ये किनको देख के प्रोजेक्ट बनाया था, ये बहुत विजनरी इंसान थे दोस्तों। उस समय पे ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, जी हाँ, और वो 2008 से लेकर 2010 तक आईपीएल के कमिश्नर कम चेयरमैन बने। अब ये जो ललित मोदी था, उसने उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेट, बाकी के ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसका पूरा प्रोजेक्शन किया था, पूरा अभ्यास किया था। जैसे कि प्रीमियर लीग, इंग्लैंड प्रीमियर लीग था, उसको उसके सिमिलर बनाया था एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसके सिमिलर ये प्रोजेक्ट बनाया था फ्रेंचाइजी बेस का आईपीएल। अब देखा कि आईसीएल की पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ रही है जी ग्रुप वालों की, तो बीसीसीआई ने इनका प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट अप्रूव तो कर दिया, तब हमारी टीम जो है वो एक दौरा कर रही थी इंग्लैंड का। अब जैसे ही इंग्लैंड से टीम आई, तो इंडिया के जो एक होटल के अंदर इंडिया के जो सबसे बेहतरीन प्लेयर थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सौरव दादा, राहुल द्रविड़, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, युवराज जैसे बेहतरीन प्लेयर, सहवाग जैसे बेहतरीन प्लेयर थे, उनको स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और घोषणा कर दी कि हम भी 2020 का एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट खेल लगाने जा रहे हैं, एक लीग बनाने जा रहे हैं आईपीएल, और ये 2008 से लॉन्च हो रहा है। और दोस्तों फिर इसको यहां से हाइप मिलना स्टार्ट हुआ। अब 2007 के अंदर, सितंबर के अंदर इसको लॉन्च तो कर दिया दोस्तों, लेकिन इसको चलाए कैसे, इसके पास पैसा कहां से आएगा। तो अब ललित मोदी जो थे, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया कि ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन मैं खड़ा करूंगा, बीसीसीआई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक चीज मैं डेवलप कर लूंगा, मैं इसको खड़ा करके इसको सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। और ललित मोदी ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, अब पैसे की जरूरत थी कि अब इसका ब्रॉडकास्टिंग, इसको ब्रॉडकास्ट राइट्स किसको दे, तो हर एक चैनल के पास गए ललित मोदी, हर एक चैनल के पास गए, सारे के सारे चैनल से मना कर दिया कि नहीं भाई, ये नया टूर्नामेंट है, ये सक्सेसफुल नहीं जाएगा, हम नहीं करेंगे, हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। एक के बाद एक के बाद सारे लोग ना कहने लगे। अब ललित मोदी जी यहाँ पे हिम्मत हार गई। अब एक चैनल बची थी सोनी मैक्स, सेट मैक्स। अब ये सेट मैक्स चैनल बहुत लॉस में चल रही थी, बंद होने की कगार जैसी सिचुएशन थी। अब ये भाई साहब वहां पहुंच जाते ललित मोदी और ये प्रपोजल देते हैं, ये उनको पूरा प्रोजेक्शन दिखाते हैं। अब सेटमैक्स वाले सोचते हैं कि हमने इतना वैसे भी लॉस कर दिया, हम वैसे भी बंद होने की कतार जैसी सिचुएशन में खड़े हैं, चलो एक और रिस्क उठा लेते हैं, अगर फेल हो गए तो और डूबेंगे, डूबने वाले तो है, लेकिन अगर चल गए तो हमारा जो कर्जा है ये भी खत्म हो जाएगा और हम इतने बड़े स्टैंड से खड़े हो जाएंगे, इतने जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे कि आने वाले 20 साल तक हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उन्होंने रिस्क उठाया और इनके जो ब्रॉडकास्ट राइट्स थे वो खरीद लिए। अब 10 साल के लिए ब्रॉडकास्ट राइट सेटमैक्स ने ले लिए।
अब दोस्तों यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया आईपीएल ने। उसके बाद दोस्तों स्पॉन्सरशिप की बात आई, तो कोई भी स्पॉन्सर उस टाइम पे बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ललित मोदी, मैंने पहले ही बोला, हिम्मत हारने वाले लोग में से नहीं था। वो ट्राई करते जाते थे। आखिर में सबसे पहले आए डीएलएफ सामने और उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप दे दी और फिर डीएलएफ टाइटल बना, डीएलएफ आईपीएल, और यहाँ से भी 200 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी। और फिर दोस्तों फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाई, 8 फ्रेंचाइजी रखी और फ्रेंचाइजी से भी पैसा लेने लगे। बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी हुई दोस्तों, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान ने ली, मुकेश अंबानी जी ने मुंबई इंडियंस को लिया, प्रीति जिंटा ने मोहाली की उस टाइम पे ली थी दोस्तों। इस तरीके से 8 एक के बाद एक फ्रेंचाइजी बिकी, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। और फिर दोस्तों देखना का क्या था, यहाँ से आईपीएल की शुरुआत होती। अब देखिए दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आईपीएल इतना सक्सेसफुल बना कैसे? क्योंकि एक तरफ आईसीएल चला था। अब आईसीएल जब चला तो वो एक साल ही मुश्किल से एक टूर्नामेंट ही खेल पाया, उसके बाद वो सुपर फ्लॉप हो गया था, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल की घोषणा कर दी और इतनी फीस दी, प्लेयर्स को इतना बढ़ावा दिया कि लोग आईसीएल को छोड़कर, जो प्लेयर्स वहां खेल रहे थे, वो आईपीएल में आ गए। अब दोस्तों आईपीएल इतना सक्सेसफुल कैसे बना? तो देखिए, हेड्स ऑफ, मैं अभी भी बोलता हूं दोस्तों कि ललित मोदी और बीसीसीआई के कुछ ऐसे विजनरी लोग थे जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुली 8 ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज किया आईपीएल को बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में, जिसकी वजह से आज हम इतनी सक्सेसफुल टूर्नामेंट देख रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या करी दोस्तों, सबसे पहली चीज कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की आईपीएल को सक्सेसफुल करने के लिए? वो था दोस्तों कस्टमर्स, यानी कि आप और मेरे जैसे जो व्यूअर्स हैं, उनकी क्यूरियोसिटी जी और उनको इंटरेस्ट बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ऑक्शन करवा के। हम इंडिया के अंदर पहली बार प्लेयर्स के ऑक्शन देख रहे थे और एक के बाद एक नीलामी, प्लेयर्स की नीलामी यानी कि ऑक्शन देख रहे थे। तो दोस्तों एक के बाद एक प्लेयर्स के ऑक्शन हो रहे थे, फ्रेंचाइजी मालिक अच्छे प्लेयर्स को खरीद रहे थे, अपनी बोली लगा रहे थे, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन डॉलर्स, इस तरीके से दोस्तों प्लेयर बिक रहे थे, करोड़ों रुपए में प्लेयर बिक रहे थे। और ये पूरा दिन लाइव टेलीकास्ट चलता था, तो लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा कि यार एक टीम के अंदर, फॉर एग्जांपल कि एक टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसमें गांगुली दादा को कैप्टन बनाया गया, तो इन्होंने रिकी पॉन्टिंग को खरीद लिया। सोचिए, रिकी पॉन्टिंग को खरीद लिया। अब रिकी पॉन्टिंग को खरीद लिया, यानी कि एक ही टीम के अंदर अब 2 कैप्टन खेलेंगे। समझिए, वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, ये इंडिया के कैप्टन रह चुके थे, तो इस तरीके के मिक्स एंड मैच प्लेयर्स को लेने लगे, तो लोगों की इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। अब देखिए दोस्तों, ऑक्शन को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज किया गया। ऑक्शन के बाद कस्टमर्स का इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए? तो दोस्तों जब आईपीएल की शुरुआत की तो बैंग धमाकेदार शुरुआत की, खूब म्यूजिक के साथ स्टेज सजाए गए, सेलिब्रिटीज को लाए गए, मिनिस्टर्स आए, बड़े सिंगर्स आए, और दोस्तों ऐसा भव्य शुरुआत हुई दोस्तों, ऐसे क्रैकर्स, ऐसी लाइटिंग हुई, ऐसा म्यूजिक साउंड था दोस्तों कि लोगों को देखने में मजा आया, मनोरंजन लगा, लोगों को लगा कि अब कुछ नई चीज का आगाज होने जा रहा है, और ये चीज से लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ा। तीसरी स्ट्रेटेजी जो आईपीएल को सक्सेसफुल करने में रही, वो था दोस्तों उत्साह बढ़ाना। देखिए, व्यूअर्स का उत्साह बढ़ाना, व्यूअर्स यानी कि जो भी मैच देखने आ रहे हैं या आप और मेरे जैसे जो प्रेक्षक हैं, उनका उत्साह बढ़ाना। अब हम लोग हर बार जब क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो हम प्लेयर्स का उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे कि सचिन अगर प्ले ग्राउंड पे है तो सचिन धोनी कहकर हम प्लेयर का उत्साह बढ़ाते हैं, और प्लेयर्स का उत्साह जब बढ़ता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन यहां पर प्रेक्षक अगर निराश हो जाते हैं तो उसका क्या? तो प्रेक्षकों का यानी कि ऑडियंस का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए? तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भी इंतजाम किया गया, एंटरटेनमेंट लाया गया। कैसे? चीयर्स लीडर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार इंडिया के अंदर कोई ऐसी टूर्नामेंट थी जिसमें चीयर्स लीडर्स स्टेज के ऊपर डांस परफॉर्म करने वाली थी विद म्यूजिक्स एंड क्रैकिंग लाइट्स। अब देखो, फटाके भी फूटते थे, अगर बाउंड्रीज, सिक्सेस या विकेट्स गिरती थी तो तब चीयर्स लीडर्स जो थी वो क्या करती थी? डांस परफॉर्म्स करती थी, म्यूजिक्स बजते थे, क्रैकर्स फूटते थे, तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ता, लोगों का उत्साह, एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता था। तो दोस्तों इस तरीके से व्यूअर्स का अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब किया। अब चौथी स्ट्रेटेजी यूज की कि ये जो उत्साह बढ़ा है उस आग के अंदर घी कैसे डाला जाए, तो कमेंट्रेटर्स का बेहतरीन तरीके से यूज किया गया। आपने सुनी होगी ना कमेंट्री दोस्तों, इंग्लिश के अंदर भी आती है और हिंदी के अंदर भी आती है। बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्रेटर इस तरीके से कमेंट्री देते थे कि जो हमारे जी सिने अवार्ड्स होते हैं या किसी भी तरह के अवार्ड्स होते हैं ना, जो बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि शाहरुख खान, रितेश देशमुख, मनीष पॉल जैसे लोग
इतने बड़े बेहतरीन अदाकार जो अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं उनको फीके कर देते थे, इतनी बेहतरीन कमेंट्री देते थे। और इससे होता क्या था कि जो व्यूअर्स है देखने वाले को उनका उत्साह कम नहीं होता था, बाउंड्रीज लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे कमेंटेटर ऊपर से नीचे कूद जाएगा, इतनी जबरदस्त कमेंट्री करता था। तो दोस्तों उत्साह बरकरार रखा। उसके बाद दोस्तों क्या ध्यान रखा, बेहतरीन टाइमिंग। और स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की गई, बेहतरीन टाइमिंग की स्ट्रेटेजी यूज की। देखिए हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं या बिजनेसेस भी करते हैं। तो हम बिजनेसेस कब तक करते हैं, 6 बजे। जॉब अगर करते हैं तो 5-6 बजे हमारी जॉब खत्म हो जाती है, घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचने के बाद फ्रेश होते हैं तो 7-7:30 बजे तक 8 बजे तक हम लोग हर काम निपटा देते हैं। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। और अगर हम किसान भाई हैं तो घर पे 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो टाइमिंग बहुत बेहतरीन यूज किया, 8 बजे मैच शुरू की, यानी कि हम पूरी तरीके से फारिग हो जाए, फारिग का मतलब फ्री हो जाए, फ्री हो जाएंगे तो हम सारे के सारे लोग मैच देख सकेंगे। टाइमिंग का इतनी बेहतरीन तरीके से यूज किया दोस्तों कि हर एक इंसान मैच देखने लगा। टाइमिंग के बाद और एक स्ट्रेटेजी का यूज किया दोस्तों, वो था लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन। जी हाँ, अब देखिए जैसे मुंबई की मैच है तो महाराष्ट्र के लोगों को बहुत मुंबई की टीम से एक्सपेक्टेशन था। उसी तरीके से कोलकाता की मैच है तो वेस्ट बंगाल के लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती थी कोलकाता की टीम से। तो यहाँ इंडिया के अंदर क्या हुआ दोस्तों, इंडिया के अंदर 8 देश बन गए। जो स्टेट्स थे ना, जो सिटीज खेल रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी अपने अपने स्टेट्स को, वही कंट्री बन गई। और एक कंट्री दूसरी कंट्री से, इंडिया की एक ही कंट्री दूसरी कंट्री से भिड़ रही थी। तो लोगों को हुआ यूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर गुजराती हूं, गुजरात की भी टीम आई थी तो मैं गुजरात को सपोर्ट करने के लिए मैच भी देखूंगा, चीयर्स भी करूंगा और स्टेडियम में भी जाऊंगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हुआ। तो लोकेशन का बेहतरीन तरीके से यूज किया गया। तो लोगों को क्या लगा कि ये तो मेरा खेल है, मैं सपोर्ट करूंगा। तो इस तरीके से भी ज्यादा लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिया। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी अगर इसके अंदर और स्ट्रेटेजी यूज करी है तो वो मिक्स एंड मैच प्लेयर्स। हर एक किस्म के, हर एक तरह के, हर एक कंट्री के प्लेयर्स को लिया गया। अब देखिए दोस्तों टीम कैसे सिलेक्ट होती थी, स्क्वाड कैसे सिलेक्ट होती थी। आपके पास कंपलसरी 18 या 25 प्लेयर्स होने चाहिए। उसमें से भी 8 प्लेयर्स आपके पास, मैक्सिमम 8 प्लेयर्स आप इंटरनेशनल के ले सकते हो। और प्लेइंग 11 के अंदर आप मैक्सिमम 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेल लगा सकते हो। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से टीम स्क्वाड को तैयार करते थे। तो ये जो मिक्स एंड मैच प्लेयर्स लेते थे ना, उसमें भी बहुत लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ अभी भी कि सौरव गांगुली जी को कोलकाता की हम लोगों ने IPL की कैप्टनसी दे दी, कोलकाता की। अब उस समय पे क्या हुआ था 2007 में, आपको याद हो तो मंकी गेट का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग वर्सेस हरभजन सिंह का ऑस्ट्रेलिया में। तो वो बहुत ज्यादा चला था। अब रिकी पॉन्टिंग सौरव दादा की टीम में खेल रहे हैं, सोचिए उनको वो टीम मिले। तो लोगों को ये एक्साइटमेंट भी बहुत था कि अब सौरव दादा क्या करेंगे रिकी पॉन्टिंग के साथ, रिकी पॉन्टिंग कैसा खेलेंगे। तो इस तरीके के प्लेयर्स को लेते थे। हर एक टीम में बेहतरीन प्लेयर्स आते थे दोस्तों। और देखना क्या था, ये चीज लोगों को बहुत पसंद आ गया, लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेके देखने लगे। और आखिरी जो स्ट्रेटेजी थी वो था इनोवेशंस। देखिए 2008 के अंदर हम लोगों ने पहली बार मैच देखी होगी, पहली बार हमने ये टूर्नामेंट देखी होगी, कोई भूल नहीं सकता इस टूर्नामेंट को। तब से लेकर अब तक देखिए कितने चेंजेस आते गए, बार बार इनोवेशंस करते गए, ताकि कस्टमर्स जो है यानी कि व्यूअर्स बोर ना हो और ज्यादा इंटरेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा वो चिपका रहे व्यूअर्स और TRP बढ़ती रहे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, बेहतरीन इनोवेशन करते गए तो लोकप्रियता बढ़ती गई। देखिए अब इतनी बढ़ गई कि वही सोनी चैनल थी, जो कोई भी चैनल्स हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं थी IPL का। सोनी ने हाथ पकड़ा, सोनी ने एक रिस्क उठाया, सेटमैक्स ने। और सेटमैक्स ने जब रिस्क उठाया, पहले ही साल जब टूर्नामेंट हुए 2008 के अंदर, पहले ही साल सोनी सेटमैक्स वो चैनल थी जो सबसे लॉस करने वाली चैनल थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट TRP आया इंडिया के अंदर। और दोस्तों पहले ही साल में वो मुनाफे में चली गई, पहले ही साल में वो प्रॉफिट गेन करने लगी, इतनी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। और सेकंड ईयर के अंदर 1200 करोड़ का एड रेवेन्यू भी उसने जनरेट कर लिया। सोचिए दोस्तों, इतनी ज्यादा तेजी से वो कमाने लगी और सक्सेसफुल हो गई। अब 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टार को मिल गया है 2022 तक का राइट्स ब्रॉडकास्ट का। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि पहले DLF ने स्पॉन्सरशिप ली, टाइटल स्पॉन्सरशिप, उसके बाद पेप्सिको आई और उसके बाद वीवो आई। वीवो ने 2200 करोड़ के अंदर, जी हाँ, पहले DLF ने 200 करोड़ में स्पॉन्सरशिप खरीदी थी 5 साल की। उसके बाद 2 साल के लिए पेप्सिको आई 250 करोड़ के अंदर आई। और फिर दोस्तों वीवो ने
2022 तक का स्पॉन्सरशिप खरीद लिया है 2200 करोड़ रुपए में। दोस्तों तो सोचिए कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। अब आईपीएल इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और प्लेयर्स को इतना पैसा दे रहा है कि लोगों का सपना बन जाता है। एक जो छोटे छोटे गांव में क्रिकेट खेलते हैं ना, मैं आईपीएल खेलूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा, इतनी तेजी से सफल हो गई है दोस्तों। और आज आप देखिए दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट प्रीमियर लीग बन चुकी है और 6 नंबर की सबसे ज्यादा ऑल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में 6 नंबर पे आ चुकी है। इतनी सफल हो चुकी है दोस्तों। तो सोचिए ये वही टूर्नामेंट है दोस्तों, ये वही टूर्नामेंट है जो एक जमाने के अंदर इसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे तो एक भी व्यूअर्स इसको नहीं देखेगा। और आज देखिए पूरी दुनिया इसे देख रही है। तो देखिए दोस्तों इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम बेहतरीन स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस में यूज करेंगे, एक के बाद एक इनोवेशंस करते जाएंगे। व्यूअर्स यानी कि कस्टमर्स, आईपीएल के व्यूअर्स कस्टमर्स था, लेकिन हम हमारे बिजनेस में अगर हमारे कस्टमर्स को पूरा ध्यान रखेंगे, कस्टमर्स को खुश करेंगे और कस्टमर्स जब जब आपसे खरीदेगा या आपसे खुश रहेगा तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा आईपीएल की तरह। तो दोस्तों आज आपके पास सोचिए बहुत बड़ा मौका है अपने बिजनेस को स्केल करने का बेहतरीन स्ट्रेटेजी यूज करके। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, आप अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये दोस्तों कि ये जो 15 बिजनेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कैटेगरीज है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली कैटेगरी है। और दोस्तों आप रिस्को प्लेटफॉर्म पे इन 15 अलग अलग कैटेगरी बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको माल सामान या टेक्नोलॉजी लाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस मॉडल कंपनी ने बनाया है कि हर एक फैसिलिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। प्लस इस बिजनेस को आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है और ये जानना चाहते हैं कि आप ये बिजनेस बिना पैसे बिना माल सामान के ये 15 अलग अलग बिजनेसेस कौन से और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करें। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के नए ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी